नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, और हमने अपने इस सब्जेक्ट में देखा कि किस तरीके से हम नेटवर्किंग को इंस्टॉल करते हैं, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल होता है। या फिर ये कहें कि अगर हमें सेंडर से रिसीवर तक जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव किया जाता है, ये विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमने दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कि किस तरीके से हम कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कैसे OSI लेयर वर्क करता है, कौन कौन सी केबल यूज़ करते हैं, गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ओवरऑल हाउ वी मैनेज द नेटवर्क, हाउ वी इंस्टॉल द नेटवर्क, इन सब के बारे में हम लोगों ने अपना फर्स्ट यूनिट में देखा था दोस्तों। फर्स्ट यूनिट दोस्तों हमारी OSI लेयर की पहली लेयर के ऊपर बेस्ड था, जिसको हम फिजिकल लेयर भी कहते हैं, यानी जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से फिजिकली नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की, और सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो कि OSI की सेकेंड लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर है, किस तरीके से वो वर्क करती है, कैसे हम वायरलेस मीडियम को मैनेज करते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम एक चैनल से कई सारे चैनल, एक चैनल को कहें कि कई सारे चैनल में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसको हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्या है मल्टीप्लेक्सिंग की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि अगर आपका एक चैनल है, तो इस एक चैनल से कई सारे चैनल जो है मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, ठीक है ना। तो ये आपकी जो एक चैनल से हम जो कई सारे चैनल में चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और इस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में 3 तरीके हम लोग यूज़ कर रहे थे। हमारा TDM में या सॉरी एक सेकेंड, TDM, FDM और CDM, ठीक है ना। तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो ये हमने टेक्निक्स देखे थे, जिनकी हेल्प से दोस्तों हम लोगों ने हम एक चैनल को कई सारे चैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपका हम ये अगर हमने एक चैनल को कई सारे चैनल में डिवाइड कर लिया है, तो कस्टमर यानी कि नोड्स को किस तरीके से हम वो पर्टिकुलर चैनल्स जिसको हमने डिवाइड किया है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने चैनल एलोकेशन स्कीम के बारे में देखा था, कि हमने देखा था 3 तरीके के चैनल एलोकेशन स्कीम, जिसको हम फिक्स्ड चैनल एलोकेशन क्या कह रहे थे। पहले को हम फिक्स्ड चैनल एलोकेशन कह रहे थे, दूसरे को हम डायनेमिक चैनल एलोकेशन कह रहे थे, और तीसरे को हम हाइब्रिड कह रहे थे, ठीक है ना। यानी कि ये 3 तरीके थे जिसका यूज़ करके हम लोग चैनल को अलोकेट कर रहे थे, या फिर कहें कि चैनल अलोकेशन स्कीम में हमारे ये 3 तरीके के मेथड यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ करके हम चैनल को नोड्स को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हमने ये हमारी जो सेकेंड यूनिट है, हम लोगों ने मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में भी देखा। हमने देखा कि चैनलाइजेशन क्या होता है और मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं,
ठीक है दोस्तों, मतलब मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमने चैनलाइजेशन के बारे में तो हमने आपको बताया कि चैनलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई एक नोड से एक पर्टिकुलर चैनल को कई सारे चैनल में हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जिसमें हम TDM में, CDM में, FDM में। लेकिन इसके अलावा जो हमने नए प्रोटोकॉल को देखा वो हमारा था CSM, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। ये हमारा एक प्रोटोकॉल था और ये प्रोटोकॉल भी जो है एक तरीके से कहें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, CSM में /CD और CSM में /CA, यानी कि ये 2 अलग अलग टाइप के हमारे पर्टिकुलर जो है, एक टाइप का ये है और दूसरे टाइप का ये 2 अलग अलग टाइप के हमने बनाए हैं। मतलब CSM जो है मोस्टली ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन CD एंड कोलिजन अवॉइडेंस यानी कि CA। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये CA जो ये आपका CD है, जो आपका CD हो वो वायर्ड मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है हमारा वायरलेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है कि किस तरीके से CSM/CD और CSM/CA का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो वायर्ड मीडियम में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि CSM/CD का यूज़ किया जाता है और वायरलेस मीडियम में हम CSM/CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका रीज़न क्या है कि हम वायर्ड मीडियम में कोलिजन डिटेक्शन का यूज़ करते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि वायर्ड मीडियम में हमें हमारा रिसोर्स दिखाई देता है, मैंने अब हमारा कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमें दिखाई देता है, तो उसको हम चूँकि वायर्ड होता है तो हम उस वायर्ड को सेंस कर सकते हैं। लेकिन वायरलेस में कोई वायर नहीं होता है, इसलिए हम उस पर्टिकुलर जो है उस वायर को, जब कोई वायर ही नहीं होता है तो हम कैसे किस मीडियम को हम सेंस करेंगे। देन वहाँ पे हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ करते हैं, और कोलिजन अवॉइडेंस में मोस्टली होता क्या है कि एक 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेंडर एक RTS भेजता है, यानी रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज। अगर रिसीवर के पास ऑप्शन है, मतलब वो उस मतलब कि अगर वो फ्री है कि सेंडर द्वारा पैकेट को रिसीव कर सकता है, तो रिसीवर एक CTS मैसेज भेजता है और क्लियर टू सेंड मैसेज। उसके बाद से फिर वो वहाँ से डाटा भेजता है और फिर रिसीवर जो है एक ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मान लीजिए कि इस तरीके से, जैसे चूँकि वायर्ड मीडियम नहीं है, तो जब वायर्ड मीडियम नहीं है तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों का यूज़ इस तरीके से करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हमने एक और प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अलोहा, जिसमें कि हमने अलोहा के जिसके 2 टाइप थे आपके, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने कल प्योर अलोहा के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर अलोहा की बात करें तो अलोहा क्या है कि जैसे कि CSM/CA या CSM/CD की जो हम बात कर रहे थे, तो जो हमारा CSM/CD या CSM/CA है, ये इसमें बाउंडेशन थी कि क्या कि एक टाइम में एक ही सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है, मल्टीपल सेंडर नहीं डाटा को सेंड कर रहे हैं,
जैसे कि कोलिजन डिटेक्शन में भी क्या था कि कैरियर को सेंस करना, अगर उसमें कोई ट्रैफिक है या कोई पैकेट मूव कर रहा है तो वो वेट कर रहा था जब तक कि आपका पर्टिकुलर जो वो कम्युनिकेशन चैनल है वो आइडियल ना हो जाए। उसी तरीके से अगर हम स्लॉटेड अलोहा की भी कोलिजन अवॉइडेंस की भी बात करें CSM के, तो उसमें आप देख रहे थे कि जब तक रिसीवर CTS यानी क्लियर टू सेंड मैसेज सेंडर के पास नहीं भेजता है तब तक सेंडर जो है वो वेट कर रहा होता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि जब आएगा तभी हम डाटा को सेंड करेंगे। लेकिन अलोहा जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखा है, अलोहा में हमने देखा है कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो है मतलब नोड में कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सारे नोड फ्री हैं कि वो एक साथ, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो सारे के सारे नोड फ्री हैं कि वो एक साथ कई सारे के सारे नोड कम्युनिकेशन या फिर डाटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें दो तरीके थे हमारे, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। तो दोस्तों हम लोगों ने प्योर अलोहा के बारे में कल देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा प्योर अलोहा काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से उसकी इफ़िशियंसी और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए हमने बताया था कि प्योर अलोहा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डाटा एनी टाइम, कोई कैरियर सेंसिंग यहाँ नहीं होती है, कोलिजन पॉसिबल है, एक्नॉलेजमेंट का यूज़ किया जाता है और रीट्रांसमिट द डाटा, यानी कि डाटा को रीट्रांसमिट भी किया जाता है। हमने देखा था दोस्तों किस तरीके से A है, B है, C है और ये 3 टाइम स्लॉट है, चूँकि हर नोड कभी भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ एक स्लॉट स्टार्ट में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो जैसे स्लॉट यहाँ स्टार्ट हो रहा है लेकिन डाटा सेंड A का यहाँ से शुरू हो रहा है स्लॉट के बीच से, B का डाटा सेंड स्लॉट के स्टार्टिंग से हो रहा है लेकिन C का डाटा सेंड फिर स्लॉट के बीच से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे हम कोलिजन हो सकता है, इसीलिए हमने इसका वल्नरेबल टाइम 2 TFR जो है वो कैलकुलेट किया था। और ये भी था हमने 2 TFR अगर 2 बार लड़ने के चांसेस है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 TFR यानी कि 2 स्लॉट अगर हम एक पैकेट को अलॉट कर दें, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझाया गया है कि अगर हम 2 TFR जो है एक पर्टिकुलर पैकेट को अगर हम अलॉट कर दें तो कोलिजन के चांसेस नहीं होंगे और वही हमारी G की वैल्यू हो जाती है, यानी एक पैकेट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टाइम स्लॉट इन विच कोलिजन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हमने उसके अलावा दोस्तों ये मैक्सिमम इफ़िशियंसी का फार्मूला भी देखा था कि प्योर अलोहा के मैक्सिमम इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या है, जो कि G इंटू E की पावर -2G था। और जहाँ पे G की वैल्यू हमने 1/2 निकाली थी, ये मैंने आपको बताया था कि 1 पैकेट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कितना टाइम स्लॉट एक पैकेट को अलॉट करें जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार मतलब कि कोलिजन फ्री हो सके। तो हमने G किस तरीके से निकाला था, E आपका एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम है जो 2.714 है। बैक ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें जितनी देर पैकेट वेट करता है सेंडर वेट करता है और अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो दोबारा से वो उसी पैकेट को रीसेंड करता है। तो ये जो दोबारा से रीसेंड करने में सेम पैकेट को जो हमारा टाइम पीरियड लग रहा है उसी को हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम कहते हैं दोस्तों, जो आइडियली जो है वो 2.714 है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो वो अलग चीज़ है, आप वो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप आंख बंद करके यही वैल्यू 2.714 का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद से हमने फार्मूले में वैल्यू रखी थी और मैक्सिमम इफ़िशियंसी जो है वो प्योर अलोहा की। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द इफ़िशियंसी ऑफ प्योर अलोहा, कैलकुलेट द मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ प्योर अलोहा, या फिर ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा, तो आपको इसी उस फिगर ऊपर वाले फिगर को बनाते हुए आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हुए आपको मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकालनी होगी। और आप याद रखिए हमेशा कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी का जब भी आप प्योर अलोहा के कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 18.4% ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों
हमने प्योर अलोहा के ऊपर न्यूमेरिकल लगाए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल के बारे में हमने पिछली यूनिट में पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि इस तरीके से मतलब प्योर अलोहा के बारे में, मतलब कि प्योर अलोहा ये चीज़ है और इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको प्योर अलोहा में लगाया है, यही क्वेश्चन हम स्लॉटेड अलोहा में भी लगा के देखेंगे और उसका थ्रूपुट या फिर स्लॉटेड अलोहा की भी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो प्योर अलोहा से बेटर है और उसका थ्रूपुट कैसे अच्छा है। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं स्लॉटेड अलोहा की तरफ और देखते हैं चीज़ों को कि कैसे वर्क कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, जैसा कि लिखा है स्लॉटेड अलोहा की हम बात कर रहे हैं। इन स्लॉटेड अलोहा मीडियम इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट। ठीक है, मीडियम को हम टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं। वी यूज़ टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टू डिवाइड इट। हमने जो आपने मल्टीप्लेक्सिंग की जो टेक्निक पढ़ी थी, जिससे एक चैनल को कई सारे चैनल में डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक टेक्निक आपकी टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस था। तो हम यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा में उसी TDMA का यूज़ करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं आपके स्लॉटेड अलोहा को लेके, आइए उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू स्लॉट इक्वल टू अ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। स्टेशन कैन ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट ओनली, यानी कि स्लॉट के बिगिनिंग में ही स्टार्ट करेगा, बीच से स्टार्ट नहीं करेगा। इफ़ अ स्टेशन मिसेस द बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट इट हैज़ टू वेट until the beginning of the next time slot। अगर बिगिनिंग, जैसे कि टाइम स्लॉट जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए हर पैकेट स्लॉट के स्टार्टिंग में ही सेंड हो रहा है। ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि कोई पैकेट स्लॉट के स्टार्ट होने के साथ ही सेंड नहीं हुआ, तो वो बीच से सेंड नहीं हो सकता, फिर वो स्लॉट खाली जाएगा और जब अगला स्लॉट स्टार्ट होगा तो वो उसके स्टार्टिंग से फिर से डाटा को सेंड करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो जैसा कि अगला लिखा हुआ है कि अ सेंट्रल क्लॉक और स्टेशंस इन्फॉर्म ऑल स्टेशन अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ ईच स्लॉट। ठीक है ना। और मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन इज़ 36.8%, यानी कि मैक्सिमम थ्रूपुट की बात कर रहे हैं 36.8%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैक्सिमम थ्रूपुट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 36.8%। हमने दोस्तों ये देखा है कि किस तरीके से प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी 18.4% है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी आपकी या मैक्सिमम थ्रूपुट आपका 36.8% है। तो जस्ट डबल का डिफरेंस है। यानी कि अगर हम कहें कि स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी जो है चूँकि बेटर है प्योर अलोहा से, तो नंबर ऑफ पैकेट सेंड करने की कैपेबिलिटी जो है आपके स्लॉटेड अलोहा की बेटर ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू प्योर अलोहा। अब आइए देखते हैं कि कैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे कि ये स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी 36.8% है, तो इसके लिए हम सेम जैसे हम लोगों ने प्योर अलोहा को कैलकुलेट किया था, प्योर अलोहा के बारे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा की भी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखिए कैसे ये 36.8 आता है आपका स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट या इफ़िशियंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूँकि हमें पता है कि एक TFR स्टार्टिंग से ही मतलब स्लॉट के बिगिनिंग में ही पैकेट को सेंड किया जा सकता है, बीच से नहीं, यानी कहीं से भी नहीं स्टार्ट किया जा सकता। तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस कम है। दूसरा, इसका वनरेबल टाइम क्या है, हमें पता है कि एक पैकेट को हम एक स्लॉट अलॉट कर रहे हैं, यानी कि
एक पैकेट एक स्लॉट में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है विदाउट कोलिजन, तो इसका वनरेबल टाइम आपका 1 TFR है, जबकि आपका प्योर अलोहा में वो 2 TFR था। यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी में भी थोड़ा के फार्मूले में भी थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सॉरी एक सेकेंड, ये आपका इफ़िशियंसी का फार्मूला है स्लॉटेड अलोहा का। हमने प्योर अलोहा में देखा था कि वहाँ पे G × E⁻⁻2G था, लेकिन अगर हम स्लॉटेड अलोहा की बात करें तो यहाँ पे इफ़िशियंसी या मैक्सिमम थ्रोजपुट की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला क्या है आपका G × E⁻⁻G, यानी 2 गायब है, ठीक है ना। और G की वैल्यू की बात करें तो G की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ पैकेट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम स्लॉट इन विच कोलिजन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक पैकेट को सेंड करने के लिए 1 TFR यानी एक स्लॉट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे देखें तो स्लॉटेड अलोहा में G की वैल्यू आपकी 1 हो जा रही है। क्या हो जा रही है? G की वैल्यू 1 हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से अगर हम इस फार्मूले की अगर हम बात करें, इस फार्मूले में अगर हम G की वैल्यू जो कि 1 है उसको रखते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से 1 × E⁻⁻1 आएगा, और हमें पता है E की वैल्यू 2.741 इस टाइप का कुछ है जो कि पहले से फिक्स है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम थ्रोजपुट है वो आपका 36.8% निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्लॉटेड अलोहा के क्या कहते हैं कि इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमें ये दिखता है कि किस तरीके से जो है स्लॉटेड अलोहा जो है वो प्योर अलोहा से मच बेटर है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम समझते हैं क्या हमने ये 3 क्वेश्चन दोस्तों कल लगाए थे। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में, एक आपका ये जिसमें 2 MS आया था आंसर, और दूसरा ये क्वेश्चन जिसमें हमने 1000 फ्रेम, 500 फ्रेम और 250 फ्रेम, इसके लिए हमने थ्रोजपुट निकाला था, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का तो 2 MS आंसर आया था, और इसमें क्या था, हमने देखा कि जब 1000 फ्रेम हमने ट्रांसफ़र किया तो किस तरीके से ये इसका जो आंसर आया था वो 135 फ्रेम आया था। उसके बाद से जब हमने 500 फ्रेम ट्रांसफ़र किया था तो किस तरीके से उसका आंसर जो है 92 आया था, और जब हमने 250 फ्रेम ट्रांसफ़र किए थे तो किस तरीके से उसका आंसर जो है वो 38 आया था, ठीक है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को, चूँकि स्लॉटेड अलोहा की प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 38, 92 और वो जो दूसरा एक और आया था, अब देखते हैं कि इसी को अगर हम स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी के साथ कैलकुलेट करते हैं तब कितना थ्रोजपुट आपका आता है, ठीक है ना। इसी सेम क्वेश्चन 1500 और 250 फ्रेम पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर समझते हैं। हाँ, देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कितना टाइम लगेगा उसको कोलिजन फ्री होने में, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका जिसमें लिखा था TFR लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये आपका था TFR की वैल्यू 1 MS आ गई, और वनरेबल टाइम चूँकि 1 MS है किसका, स्लॉटेड अलोहा का, इसलिए 1 MS आंसर होगा। और लिखा है क्या, और नीचे हम नोट क्या लिखेंगे कि ईच स्टेशन सेंड डाटा आफ्टर 1 MS नॉट विद इन 1 MS, ठीक है ना। यानी हर डाटा 1 MS के बाद ही डाटा को सेंड कर सकता है, ना कि मैंने 1 MS के बाद ही डाटा सेंड कर सकता है, 1 MS के बीच में वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जिसमें अगर हम प्योर अलोहा की बात करें तो प्योर अलोहा में जब हमने 1000 फ्रेम ट्रांसफ़र किया था तो हमारा कितना पहुंचा था 135, ठीक है ना। लेकिन अगर हम स्लॉटेड अलोहा की बात करें, ठीक है ना, तो स्लॉटेड अलोहा में अगर हम देखते हैं तो आइए देखा जाए,
हाँ दोस्तों, अगर हम स्लॉटेड अलोहा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपका 1000 फ्रेम है, TFR 1 ms आएगा। वही एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है, तो एक फ्रेम 1 मिली सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। जी की वैल्यू 1 आ गई है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे फार्मूला हम रखते हैं स्लॉटेड अलोहा का, तो G × e⁻²g और यहाँ पे G है। अब ये जो 1G है और 2G है, ये वनरेबल टाइम है, वनरेबल टाइम इंटू G। तो यहाँ पे वहाँ पे 2 था वनरेबल टाइम, 2 TFR, तो वहाँ 2 लिखा हुआ था, और यहाँ पे वनरेबल टाइम 2 की 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये आपकी E की वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 36.8% हमारा आंसर आ रहा है, जो कि मैंने आंसर नहीं आ रहा, सॉरी, थ्रोचपुट आ रहा है। और जब इस थ्रोचपुट में हम 1000 फ्रेम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा 368 फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि अगर हम पुराने क्वेश्चन की बात करें, पुराने इस क्वेश्चन की बात करें जो कि हमने आपको बताया था यहाँ पे, तो देखिए किस तरीके से आपका यहाँ पे 1035 और प्योर स्लॉटेड अलोहा में कितना था 368, यानी कि कितना फ़र्क है दोनों के बीच में। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इफ़िशियंसी। और इफ़िशियंसी का रीज़न क्यों है? क्योंकि स्लॉटेड अलोहा में जो है वो कोलिजन के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन प्योर अलोहा में जो है वो कोलिजन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चूँकि चांसेस कोलिजन के ज़्यादा हैं, इसलिए हम प्योर स्लॉटेड अलोहा बेटर है आपका ये प्योर अलोहा से, ठीक है ना। आइए अब इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसी तरीके से कुछ चेंजमेंट जो होगा वो चेंजमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या इसमें चेंज होगा और कैसे चीज़ें चलेंगी। दोस्तों, पहले तो ये जी की जगह ये हट जाएगा, यहाँ पे केवल जी हो जाएगा। यानी कि अगर हम पहले प्योर अलोहा की बात करें तो वो क्या होगा आपका, प्योर स्लॉटेड अलोहा की इफिशिएंसी की बात करें तो वो है आपका S × G × e⁻⁻g, ठीक है ना। ये आपकी इफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब उसके बाद से जो है ये स्लॉटेड अलोहा की इफिशिएंसी है। 500 फ्रेम पर सेकेंड की बात करें तो 500 फ्रेम का वही जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना, जो कि सेम यहाँ पे जी की वैल्यू है। और जब हम इसको फार्मूला में रख के कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलरेडी जो आपका 92 फ्रेम आया है इससे कहीं ज़्यादा आएगा। सेम इसी तरीके से इसी फार्मूले में अगर हम जी की वैल्यू को, अगर इसी फार्मूले में हम जी की वैल्यू को 250 फ्रेम के लिए यूज़ करें तो कहीं ना कहीं उसका आंसर जो है ये 38 फ्रेम से ज़्यादा आएगा। कुल मिला जुला के दोस्तों अगर हम बात करें तो हमने जो देखा है आज स्लॉटेड अलोहा के बारे में कि स्लॉटेड अलोहा क्या है, कैसे है, तो उस स्लॉटेड अलोहा के बारे में जो हमने देखा है उससे यही समझ में आता है कि स्लॉटेड अलोहा जो है वो कहीं ना कहीं प्योर अलोहा के बारे में है, उससे बेटर है। यानी जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये जो प्रोटोकॉल हमने देखे, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में ये जो प्रोटोकॉल हमने देखे, इस प्रोटोकॉल में हमने देखा किस तरीके से CSM, CSM-CD, CSM-CA और अलोहा 4 हमारे प्रोटोकॉल यूज़ होते थे। समझने वाली बात क्या है कि ये जो हमारे प्रोटोकॉल हैं ये एक टाइम में एक सेंडर जब डाटा सेंड कर रहा है उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, और जो हमारा अलोहा है वो एक टाइम में जब एक से ज़्यादा मल्टीपल सेंडर जो है एक ही टाइम में डाटा को सेंड कर रहा है तो हमारा अलोहा का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अलोहा में भी हमने देखा कि 2 हमारे अलोहा हैं, एक प्योर अलोहा और एक हमारा स्लॉटेड अलोहा, ठीक है ना। तो प्योर अलोहा भी हमने उसकी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट किया, हमने स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि किस तरीके से स्लॉटेड अलोहा का जो मैक्सिमम थ्रोचपुट है वो प्योर अलोहा से जस्ट डबल है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्योर अलोहा में कोई भी पैकेट
कोई भी नोड कभी भी डाटा को सेंड कर सकता है, कोई बाउंड्री, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई स्लॉट स्टार्ट होना ख़त्म होना ऐसा कुछ नहीं, कहीं से कभी भी डाटा को सेंड कर सकता है। लेकिन अगर हम वही देखें स्लॉटेड अलोहा में, तो हमने देखा किस तरीके से हमने टाइम स्लॉट में चैनल को डिवाइड कर दिया है, कुछ लिमिटेशन रखी है, कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हैं, जैसे कि क्या कि एक टाइम में जब टाइम स्लॉट स्टार्ट होगा तो टाइम स्लॉट स्टार्ट होने के साथ ही डाटा को सेंड करना है। टाइम स्लॉट अगर बिगिनिंग छूट गया तो बीच से डाटा को सेंड आप नहीं कर सकते हैं। एक सेंट्रल क्लॉक है जो हर स्टेशन को टाइम स्लॉट स्टार्ट होने की जानकारी देगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या है कि हमारा जो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा घट जाती है। इसीलिए हमारे स्लॉटेड अलोहा की जो हमारी इफ़िशियंसी है वो प्योर अलोहा से काफ़ी अच्छी है, या फिर कहें कि मच बेटर है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि हम सेकेंड यूनिट में मोस्टली अभी जो जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं कि वायरलेस के बारे में, कि किस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन आपका वर्क करता है। हमने देखा था यहाँ पे, देखिए BTS को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। BTS देखिए भाई, मोबाइल नोड या सेलुलर नेटवर्क में एक बहुत बड़ा रोल जो है आपका बेस स्टेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और बेस स्टेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी जहाँ मन करे वहाँ पे कोई भी टावर लगा देते हैं। टावर लगाना या फिर बेस स्टेशन लगाना अपने आप में एक वर्क है, क्योंकि बेस स्टेशन को भी हम इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि सारे एरिया को वो कवर करे। जैसे कि मैंने अपना हेक्सागॉन वाली पॉलिसी, जो हेक्सागॉन का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से, देखिए हेक्सागॉन में किस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए 1 2 2 3 1 सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, हाँ 3 4 5 6, यानी कि देखिए 6 इड्स हैं। तो किस तरीके से हम जैसे कि कोई जियोग्राफिकल एरिया है तो हम उसको पॉलीगॉन में डिवाइड कर देते हैं, हेक्सागॉन में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं कि कहीं से कोई भी रेंज आपकी छूटे ना। अब देखिए ये BTS है तो इस रेंज को पूरा कवर कर रहा है, ये BTS इस रेंज को पूरा कवर कर रहा है, ये BTS इस रेंज को कवर कर रहा है। और आगे हमें अगर कोई नया BTS अगर हमें लगाना है तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टेप है, इसको हमने ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, देखिए बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ बढ़ाना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखिए ये शेप बढ़ता जाएगा। मतलब ये नहीं, ये एक ऐसा शेप है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक ऐसा शेप है हेक्सागॉन का जिसको हम अपने हिसाब से जैसे चाहें बढ़ाना, देखिए वैसे हम जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाते रहेंगे। यानी कि जो हम BTS इंस्टॉलेशन का जो हम काम देख रहे हैं, ये काम हम ये काम जो हम देख रहे हैं ये किसकी हेल्प, ये देखिए BTS इंस्टॉलेशन भी एक बड़ा काम है। इसको भी हम इस तरीके से ऐसे 2 मिनट में नहीं कर सकते। तो चूँकि ये भी हमारा बड़ा काम है, तो इस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्लेसेस देखने की पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। हम उसके बाद से देखते हैं कि कैसे कहाँ पे हम चीज़ों को BTS को इंस्टॉल करेंगे। अगर 15-20 अगर एक बड़ा एरिया है और हमें 10 BTS लगाने हैं तो हम कैसे उसको जियोग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और किस तरीके से कहाँ पे BTS। अब ये थोड़ी है कि अब यहाँ पे अगर ये एरिया है तो BTS ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कोने पे लगाएंगे, बात समझिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये आपका अगर ये एरिया है BTS का, तो ऐसा तो नहीं ना है कि BTS हम यहाँ लगाना शुरू कर देंगे। भाई BTS को भी अब इस पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है, इस एरिया में भी BTS को इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे कि वो इस पूरे के पूरे हेक्सागॉन शेप में जो जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया को वो कवर कर सके दोस्तों, ठीक है ना। हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि भाई कहीं लगा दे, पता चला कि वो जो हेक्सागॉन है उस हेक्सागॉन में ही वो सारे एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बहरहाल हमारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है।
और इस तरीके से हम वायरलेस कम्युनिकेशन को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अलोहा के बारे में, जो हमारा दूसरा क्लास स्लॉटेड अलोहा था, उसको देखा और देखा किस तरीके से हम विदाउट कोलिजन जो है पैकेट को या डाटा को मूव कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।